Hello students, welcome to my channel Roots of Economics. This video is part 2 of ISLM analysis. So now you have understood the meaning of investment in detail. आपने समझ लिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने से कैसे इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है और उसका फर्दर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आता है. So now you are in a position to understand the next topic. And the next topic is derivation of IS curve. This topic is the most important topic from the exam point of view. So इसकी हम derivation करते हैं हम. तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व. इसके लिए हमने दो डायग्राम बनाए हैं, एक ऊपर और एक नीचे. यहाँ पे हमने दोनों डायग्राम के एक्स एक्सिस पे मेजर करा है रियल जीडीपी. Here also real GDP. Here we are taking aggregate expenditure and here we are taking the rate of interest. IS कर्व को डिराइव करने के लिए हम हेल्प लेंगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और इनकम कर्व्स की. तो हमने ये 45 डिग्री इनकम लाइन बनाई है. दिस इज दी वाई एंड हमने ये बनाया है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन कर्व. इसको हम मार्क कर देते हैं AE. इसके इंटरसेक्शन से हमारी इक्विलिब्रियम जीडीपी निकल कर आई कितनी? Y. सो दिस इक्विलिब्रियम लेट्स डिनोट दिस इज इक्विलिब्रियम E गिविंग यू इनकम लेवल Y. इस इनकम को हमने नीचे भी एक्सटेंड करा है और इस डायग्राम में भी हम कह रहे हैं कि ये हमारी इनकम लेवल है Y. अब इकोनॉमी में इस इनकम लेवल पे कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेल कर रहा होगा. हम उसको अज्यूम कर लेते हैं. हमने अज्यूम कर लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट R. क्लियर? यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेजर कर रहे हैं. इस इनकम के साथ हमने एक रेट ऑफ इंटरेस्ट को अज्यूम कर लिया. क्लियर? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोअर डायग्राम में हमें आईएस कर्व बनाना है और आईएस कर्व में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और रियल जीडीपी का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और रियल जीडीपी का हमारे पास एक पॉइंट निकल गया. इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और इसको हम बोलते हैं पॉइंट नंबर A. क्लियर? अब हम देखते हैं कि कैसे हम आईएस कर्व को डिराइव करेंगे. तो इसमें हम दो केसेस ले रहे हैं. केस 1 में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कर दिया है फॉल. जैसे ही हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को फॉल करा टू R1, तो स्टूडेंट्स आप पार्ट 1 ऑफ ISLM वीडियो से जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का इनवर्स रिलेशन होता है. तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा रिड्यूस करेगा तो होगा क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिड्यूस होने से हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती है और हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है. तो हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन अपवर्ड्स. तो ये हमने शिफ्ट करा और ये हमारा कर्व आ गया AE1. अब इस AE1 कर्व ने हमारी इनकम लाइन के साथ कहाँ पे इंटरसेक्शन दिया? यहाँ पे. इस पॉइंट को आप लेबल कर लो E1. यहां से हमारी न्यू इक्विलिब्रियम जीडीपी निकल कर आएगी. सो दिस इक्विलिब्रियम जीडीपी इज योर Y1. अब ये इक्विलिब्रियम जीडीपी को हम नीचे भी एक्सटेंड करेंगे. सो हमने जब इसको एक्सटेंड करा तो हमारी ये इक्विलिब्रियम जीडीपी आ गई Y1. ये इक्विलिब्रियम जीडीपी Y1 किसके साथ मैच करेगी? R1 के साथ. क्योंकि हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन ऊपर की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ था? क्योंकि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस किया था और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन के शिफ्ट होने से हमारी इनकम Y से कितनी इंक्रीज हो गई? 2Y1. तो Y1 इनकम इंक्रीज होने में बेसिकली किस वेरिएबल का इंपॉर्टेंट रोल है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिड्यूस होने का. सो दिस R1 मैचेस विद दिस इनकम लेवल. सो यहाँ और यहाँ से हमारा एक और पॉइंट आ गया. इसको मार्क कर लेते हैं पॉइंट B. क्लियर? अब हम लेंगे केस 2 जिसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करेंगे. हम इस R रेट ऑफ इंटरेस्ट को बेस कंसिडर करके चल रहे हैं. तो अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट R से इंक्रीज होकर हो गया R2. जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इंक्रीज करता है तो होता क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट फॉल करती है और आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाता है. तो उसको हम ऊपर वाले डायग्राम में रिफ्लेक्ट करेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन को हमने शिफ्ट कर दिया डाउनवर्ड टू AE2. जैसे ही हमारा AE2 शिफ्ट करा डाउनवर्ड तो उसने नया इंटरसेक्शन दिया हमारी इनकम लाइन के साथ. यहाँ पर लेट्स लेबल दिस पॉइंट एज E2. E2 पॉइंट से हमारी न्यू इक्विलिब्रियम जीडीपी निकल कर आई विच इज Y2. इसी Y2 को हम नीचे भी एक्सटेंड करेंगे और ये Y2 हमारा कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मैच कर रहा है? नाउ
रेट ऑफ इंटरेस्ट R2। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा था, इसीलिए हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन कर्व नीचे शिफ्ट हुआ। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से हमारी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर गई थी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फॉल कर जाएगा। क्लियर? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फॉल करा तो हमारी इनकम Y से डिक्रीज होकर कितनी हो गई? Y2। तो ये Y2 हमारी डिक्रीज क्यों हुई? क्योंकि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करा। तो R2 और Y2 को मिलाकर हमारा बन गया लास्ट पॉइंट, इसको मार्क कर लेते हैं पॉइंट C। ऐसे 3 केसेस को आपको कंसिडर करना है और उसके बाद बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स A, B एंड C आपका ये कर्व निकल कर आ गया है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? IS कर्व। अब स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों IS कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जस्ट नाउ वी हैव डिराइव्ड। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट और रियल GDP का इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है हमारा IS कर्व। IS कर्व का पॉइंट A, B एंड C क्या इंडिकेट कर रहा है कि गुड्स मार्केट में हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम है। सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को प्लॉट हम यहाँ पे कर रहे हैं एंड उसको हमने ज्वाइन कर दिया है। अब ये A, B और C के बीच में भी जितने पॉइंट्स हैं, ये इसके आगे इसके पीछे, वहां पर भी डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के कॉम्बिनेशंस हैं। क्लियर? लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सिर्फ 2 केसेस कंसिडर कर आने हैं और स्टार्टिंग में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने अज्यूम कर लेना है। क्लियर? एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस डेरिवेशन को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। IS कर्व को डिराइव करने के बाद अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा IS कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और रियल GDP के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन दिखाता है। और सारे पॉइंट्स IS कर्व पे क्या इंडिकेट करते हैं? गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। लेकिन स्टूडेंट्स आप सोचिए कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि IS के राइट में बना हुआ है या IS के लेफ्ट में है, मतलब कि वो पॉइंट आपके IS कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहा, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ द IS कर्व। तो ये पॉइंट्स हमारे क्या इंडिकेट करते हैं? दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। आप डायग्राम में देख सकते हो, पॉइंट्स सच एज M एंड N, दे आर रिप्रेजेंटिंग द डिसइक्विलिब्रियम केसेस। इन पॉइंट्स पर हमारा I और S इक्वल नहीं होगा, इसीलिए पॉइंट्स हमने IS कर्व के ऊपर ड्रॉ नहीं करे हैं। Now comes the next topic, which is slope of IS curve. स्लोप ऑफ IS कर्व को करने से पहले हम बेसिक मीनिंग समझेंगे कि किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है। तो उसके लिए हमने बनाया एक Y एक्सिस एंड X एक्सिस। क्लियर? हमने यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनाई है। स्लोप का मतलब होता है कि Y एक्सिस में चेंज आने की वजह से हमारा X एक्सिस में कितना चेंज आएगा, तो इस चेंज को डिटरमाइन करता है स्लोप। स्लोप की जो भी वैल्यू आती है उससे हम बोलते हैं कि हमारा कर्व स्टीपर होगा या हमारा कर्व फ्लैटर होगा। नाउ इफ़ आई आस्क यू अबाउट दिस पर्टिकुलर डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, इसका स्लोप क्या है? क्या हमारा स्लोप स्टीपर है या हमारा स्लोप क्या है? फ्लैटर है? यू कैन नॉट आंसर दैट। उसको आंसर करने के लिए आपको एक और कर्व की ज़रूरत होगी। जब हमने 2 कर्व बना दिए हैं तो आप रिलेटिव कंपैरिजन कर सकते हो एंड नाउ यू कैन से दैट दिस कर्व इज फ्लैटर एंड दिस पर्टिकुलर कर्व इज स्टीपर। अब हम इसको IS कर्व ट्रीट करते हैं और हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं Y एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन द X एक्सिस वी आर मेजरिंग द GDP। तो IS कर्व का स्लोप क्या कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिक्रीज़ होने से हमारा GDP कितना इंक्रीज़ होगा। तो अगर आपकी GDP में कम चेंज आएगा तो कर्व कैसा कहलाएगा? स्टीपर IS कर्व। और अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिक्रीज़ होने से आपका GDP ज़्यादा इंक्रीज़ करता है तो आपका IS कर्व क्या कहलाएगा? फ्लैटर। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ पे हमें पढ़ना है कि ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कब हमारा कर्व स्टीप होगा और कब हमारा कर्व फ्लैट होगा। सो देर आर 2 पैरामीटर्स इम्पैक्टिंग द स्लोप ऑफ IS कर्व। सबसे पहला आपका है सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेकेंड आपका है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। पहले हम फर्स्ट वाले को समझते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके लिए आप ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन देखोगे जिसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, जहाँ पे हमने डिटेल में समझा था कि इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिव रिलेशन होता है, जिसके लिए हम ये माइनस साइन इंडिकेट करते हैं। वहाँ पर मैंने बोला था कि इस B का क्या मतलब है, ये पार्ट 1 वाली वीडियो में आप देख सकते हो। B को हमने एक्सप्लेन तो करा था बट इसका कोई नाम नहीं दिया था, क्योंकि इसका नाम हमारा है इस पर्टिकुलर टॉपिक में विच इज़
द सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपका जो बी है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी आपको बताता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आता है। क्लियर? जस्ट लाइक आपका कंजम्पशन फंक्शन जो कि आपका होता है सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी बार, तो वहाँ पर आपका बी इंडिकेट करता था MPC, जो कि आपको ये चीज़ बताता था कि इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में आपका कितना चेंज आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आपका बी क्या है, दिस बी इज दी सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है जब आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या आता है, चेंज आता है। तो वाई एक्सिस पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया था, उसमें चेंज आने की वजह से फाइनली इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आएगा, जिसकी वजह से हमारी GDP में चेंज आता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको इक्वेशन देखकर ही पता चल रहा है, अगर आपकी बी की वैल्यू ज़्यादा होगी दैट मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेंसिटिव है टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा भी चेंज आएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा अगर आपकी सेंसिटिविटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। क्लियर? सिमिलरली अगर आपकी सेंसिटिविटी लो है तो हमारा IS कर्व में जो चेंज आएगा वो काफ़ी कम रिफ्लेक्ट होगा। सेकेंड हमारा है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। किस मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट स्मॉल k से। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है हमारा, k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, मतलब कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से आपका इनकम में कितना चेंज आता है। आप फॉर्मूला देख लो यहाँ पर, k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। इन्वेस्टमेंट के चेंज आने से इनकम में कितना चेंज आ रहा है, तो अगर ये मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारी हाई होगी तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से हमारी इनकम में ज़्यादा चेंज आएगा। मल्टीप्लायर जो आपका यहाँ पे प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा कर्व कैसा हो जाएगा, फ्लैटर। अब आप ये फाइनल रिजल्ट्स पढ़ सकते हो। हायर द सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपका बी की वैल्यू ज़्यादा है, ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा चेंज आएगा। ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्ड करेगी व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल चेंज, गिवन दैट the sensitivity is very high. In that case the IS curve will be what, flatter. नेक्स्ट, हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अगर लार्ज है तो वहाँ पर आपका क्या होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन ज़्यादा शिफ्ट करेगा ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और वहाँ पर भी इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, तो हमारा कर्व कैसा हो जाएगा, फ्लैटर। सो दिस इज दी स्लोप ऑफ IS कर्व। और कंक्लूजन में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दोनों केस लिख दिए हैं। हायर द सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू आर, फ्लैटर द IS कर्व। सेंसिटिविटी अगर आपकी हाई है तो कर्व कैसा होगा आपका, फ्लैटर। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लोअर द सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्टीपर द IS कर्व। सिमिलरली वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर को भी आप रीड कर लो, हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, फ्लैटर द IS कर्व, and lower the value of multiplier, steeper the IS curve. So this is your final conclusion. अब इसको आप ग्राफिकली भी एक बार ही देख लो। ग्राफिकली मैंने यहाँ पर दो IS कर्व लिए हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि जो हमारा ये वाला कर्व है वो कैसा है, फ्लैटर, एंड दिस पर्टिकुलर कर्व इज व्हाट, कंपैरेटिवली स्टीपर। तो जो फ्लैटर कर्व है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे लिखा है IS फंक्शन इज फ्लैटर व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मोर सेंसिटिव, दैट मीन्स हाई सेंसिटिविटी, एंड व्हेन मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इज हाई, दैट मीन्स मल्टीप्लायर की वैल्यू भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई है। सिमिलरली स्टीपर का मतलब है लेस सेंसिटिविटी, एंड मल्टीप्लायर इम्पैक्ट भी आपका कैसा है, लो है। So after doing the meaning of IS curve, the derivation of IS curve, the slope of IS curve, the last part which is left is the shift in IS curve. अब हमें ये पढ़ना है कि IS curve में shift कब होगा। Clear है students? तो IS curve में shift होता है due to change in autonomous variables. इसको हम यहाँ पे समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे शिफ्ट के लिए हमने दो डायग्राम बनाए हैं, पैनल A एंड पैनल B। एक्स एंड वाई एक्सिस पे हम सेम वेरिएबल्स ले रहे हैं जो हमने डेरिवेशन ऑफ IS कर्व के लिए ली थी। अब यहाँ पर हमें IS कर्व गिवन है, हमें डिराइव नहीं करना। पहले पैनल A को देखेंगे, यहाँ पे हमने इनकम लाइन बनाई है Y विच इज इंटरसेक्टिंग विद द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हेयर एट पॉइंट, मार्क कर लेते हैं इसको,
E1। यहाँ से हमारी इनकम आ गई Y1 और यहाँ से हमारी इनकम नीचे भी एक्सटेंड कर दी हमने Y1। ये हमने जो कर्व बनाया है ये अब हमें गिवन है, दिस इज द गिवन IS कर्व। क्लियर? अब हमें यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करनी, सीधा देखना है कि शिफ्ट क्या क्या रीजन से होता है। सो इस Y1 इनकम पे हम अगेन ये देखेंगे कि कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आता है। इसको हमने नाम दे दिया R1। तो हमने ना ये अज्यूम करा है ना हमने डिराइव करा है, हमें इनकम गिवन है और जब इनकम गिवन होगी तो उसके साथ हमारा कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैच कर रहा होगा, तभी तो वो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम का केस बनेगा। सो दिस इज माई पॉइंट। इसको हम मार्क कर देते हैं, कुछ भी आप पॉइंट ले सकते हो, लेट्स कॉल इट A। क्लियर? अब हमें बताना है कि IS कर्व में शिफ्ट कब होता है। तो IS कर्व में जब शिफ्ट होता है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब चेंज होता है तो मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है, जिससे हमने क्या बनाई थी, IS को हमने डिराइव करा था। तो अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि आपको गलती से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज नहीं करना, और बेटर ये रहेगा कि आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो इस तरीके से। क्लियर? ताकि आप गलती से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऊपर या नीचे शिफ्ट ना करो। क्लियर? बट अब ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी इनकम इंक्रीज डिक्रीज करेगी, IS शिफ्ट करेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं है? तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि जो ऑटोनॉमस वेरिएबल्स होते हैं आपके, जैसे कि हमारा AE फंक्शन जो होता है, AE इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G, और C हमारा कंजम्पशन फंक्शन है और C में हमारे वेरिएबल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर C बार। क्लियर? देन इन्वेस्टमेंट का भी एक ऑटोनॉमस वेरिएबल होता है I बार। देन हमारा एक होता है X बार विच मीन्स एक्सपोर्ट्स, और हमारे इंपोर्ट्स भी कुछ ऑटोनॉमस होते हैं जिनको हम लिखते हैं AM, ऑटोनॉमस इंपोर्ट्स। तो इनमें चेंज आने की वजह से आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन शिफ्ट करता है और कैसे IS में चेंज आता है। तो आपको हम पहले केस करेंगे जिसमें हम इन सारे ऑटोनॉमस वेरिएबल्स में से किसी भी एक वेरिएबल को या एक से ज्यादा वेरिएबल्स को इंक्रीज कर रहे हैं। जब हमने इन वेरिएबल्स को इंक्रीज करा, मीन्स ऑटोनॉमस वेरिएबल्स को इंक्रीज करा, तो हमारा AE फंक्शन कर्व शिफ्ट कर जाएगा ऊपर। इसको हम दिखाते हैं बाय शिफ्टिंग द AE फंक्शन कर्व अपवर्ड्स। क्लियर? यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अज्यूम कर लो कि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये AE फंक्शन शिफ्ट कर गया टू AE1, और रीजन क्या है, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और चेंज कैसा है कि हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमने एरो से इंडिकेट कर दिया। इंक्रीज करने की वजह से AE फंक्शन को ऊपर शिफ्ट कर गया। अब अगेन हमारा इंटरसेक्शन आ गया यहाँ पर, ये पॉइंट हमने मार्क करा E2। इस नए इंटरसेक्शन से हमारी इनकम निकल कर आई Y2। इसको हम लोअर डायग्राम में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। इसको एक्सटेंड करा हमने और हमने बता दिया हमारी इनकम कितनी है, Y2। अब ये Y2 इनकम किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मैच कर रही है, विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 ओनली। यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आया है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से आपका AE फंक्शन ऊपर शिफ्ट करा है और आपकी इनकम बढ़ गई है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा चेंज नहीं हुआ है। सो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी न्यू इनकम के साथ क्या पॉइंट देगा, Y2 और R1 को अगर आप पॉइंट में लोकेट करोगे, सो दिस इज द पॉइंट। इसको मार्क कर लो पॉइंट B। क्लियर? तो अब हमारा IS कर्व शिफ्ट कर जाएगा राइटवर्ड, और इस तरीके से शिफ्ट करना है कि वो कौन से पॉइंट को पास करेगा, पॉइंट B। तो हमने कर दिया हमारे IS कर्व को शिफ्ट टू द राइट, और हमने शिफ्ट कुछ ऐसा करा कि वो पास कर रहा है किस पॉइंट से, पॉइंट B। तो इसको हम मार्क कर देंगे IS1। सिमिलरली अगर हमारी इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट फॉल कर जाती है या और किसी ऑटोनॉमस वेरिएबल में डिक्रीज आता है, तो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन शिफ्ट कर जाता है डाउनवर्ड। तो हमने अपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन को शिफ्ट करा, इसको नाम दे देते हैं AE2। शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि अब हमारी चेंज इन इन्वेस्टमेंट कैसी है कि वो डिक्रीज कर रही है। नया इंटरसेक्शन आया एट पॉइंट E3, यहाँ से हमारी इनकम निकल कर आ गई, इनकम Y3। इस इनकम को हमने एक्सटेंड करा लोअर डायग्राम में Y3। अगेन ये हमारी इनकम रिड्यूस हुई है, वाई, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन दी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, बिकॉज हमारे ऑटोनॉमस वेरिएबल में फॉल कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी हमारा कितना है, R1। तो दिस R1 मैचेस विद दिस Y3। तो यहां से हमारा पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट, पॉइंट C।
अब हमारा IS कर्व क्या कर जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, सच दैट कि वो कर्व हमारा कहाँ से पास करना चाहिए, पॉइंट C से। तो हमने शिफ्ट करा, एकदम पैरेलल शिफ्ट करना है, क्लियर, दिस शिफ्ट, क्लियर, आपको पैरेलल बनाना है बिल्कुल। सो दिस कर्व इज द IS2 कर्व, IS2। तो आपका IS कर्व शिफ्ट हो गया एक बार राइटवर्ड ड्यू टू शिफ्ट इन दी AE फंक्शन कर्व अपवर्ड्स। और ये शिफ्ट क्यों हुआ, ड्यू टू चेंज इन दी ऑटोनॉमस वेरिएबल, और इसलिए हमने IS को शिफ्ट कर दिया राइटवर्ड। सिमिलरली AE कर्व जो हमारा नीचे से शिफ्ट करा, इनकम हमारी फॉल करी, और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कुछ ऐसा पॉइंट दिया कि हमें IS कर्व को शिफ्ट करना पड़ा लेफ्टवर्ड। सो दिस वॉज द शिफ्ट इन IS कर्व। So with this, I conclude this video. Students, इस वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा है IS कर्व के बारे में। In the next video, we will continue this lesson and हम पढ़ेंगे LM कर्व को in detail. Till then, revise from this video and happy learning, students.